Very good morning to all. Today I am present over here with a new lecture, and my today's lecture on the topic of Ohm's law. This is the second lecture of the third chapter NCERT class 12th. So welcome to all in your channel MTS Physics. Okay, so let's start the topic without any discussion. In previous video, generally I have discussed about the electric current and its types. Now come to the next point, and that is the Ohm's law. So this Ohm's law, what do you mean by the Ohm's? This is not the physical property, this is not the physical definition. This is the scientist name. So whose scientist name? German scientist. German scientist. George Simon Ohm. This is the full name of that scientist. कितना लकी आदमी है कि आज दुनिया उस रिलेशन को पढ़ रही है. This relation between potential difference and current. So everybody know or everybody have studied in previous chapter about the potential difference, and first lecture of the third chapter, that is the current. So V and I, what is the relation behind it and between them? So such a relation is known by the Ohm's law. जबकि टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए था? रिलेशन बिटवीन V एंड I. So it is very greatest scientific salute to him कि V और I के रिलेशन को अपने नाम से एस्टेब्लिश कर दिया. ठीक है, और मैं उस चीज को कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूं. आई सैल्यूट हिम फॉर दैट के आज हम उसके नाम से जानते हैं इस लॉ को. ठीक है, सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. यस, रिलेशन between V and I. This is the actual topic. Clear? Yes. Suppose a conductor means any metallic body or conducting body. Everybody know the conductor. We have studied about the conductor in first chapter. Conductors, insulators, semiconductors. So this is the conductor which is connected across the terminals of battery. Key. This is open key, means switch off, and this is closed key, switch on. Yes, and here is one variable resistance or rheostat. Only the rheostat, it is the device. Rheostat means RHEOSTATE. अभी तक आप सिर्फ इतना मान लें कि एक ऐसा डिवाइस है जो इस सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को वेरी करेगा. अभी मैं उसके नाम को डिफाइन नहीं कर रहा. ठीक है, हाँ, बाद में करूंगा क्योंकि एक टॉपिक अभी इसमें आता है. चलिए, तो ये मेरे पास कोई कंडक्टर और इसका ये टर्मिनल कहा बेटा A और इस टर्मिनल को कहा मैंने B. इज इट क्लियर? नाउ ये यहां मैंने कोई वोल्ट मीटर लगा दिया बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर. क्लियर? सपोज बेटा दिस इज द बैटरी. ये बैटरी लगा हुआ फुल वोल्टेज के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव. एवरीबडी नो दैट कि बेटा ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज. अब लो वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि यही जीरो होगा. लो वोल्टेज का मतलब ये हाई वोल्टेज V मैक्सिमम आ गया और ये V
मिनिमम आ गया, और ये V मिनिमम को बेटा 0 कंसीडर किया जाता है। क्या? 0 कंसीडर किया जाता है। इज इट क्लियर? तो V हाई, इसको कह देता हूं मैं कितना? V हाई वोल्टेज, लोअर वोल्टेज, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जिसे कहते हैं बेटा डेल्टा V। तो हमारे साइंटिस्ट ओम्स ने क्या किया? ओम्स ने कहा कि ये कंडक्टर बॉडी है, सपोज मेरे पास जैसे ये एज्यूम कर लिया कि ये कंडक्टर है, तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये तो आ गया लोअर हाई, सॉरी मिनिमम नहीं, से लोअर का है, लोअर वोल्टेज, और वो 0 आ गया। ये हायर वोल्टेज मैक्सिमम है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, जिसे डेल्टा V कह देते हैं बेटा, और डेल्टा V को कह दिया मैंने V हायर माइनस V लोअर, और लोअर पर ये 0 है, इसलिए इसी को टोटल पोटेंशियल V माइनस 0 दैट इज V कंसीडर किया जाता है। आपको ये चीज बड़ी आसानी से कहीं नहीं मिलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द फुल पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर की लेंथ के अंदर पोटेंशियल कितना है, वो तो हो गया V, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहां कितना है, यहां कितना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ करंट इज पासिंग थ्रू दैट, अब इसमें से करंट पास हो रहा है। तो मैंने कहा करंट पास में होता क्या है, क्या होता है करंट में? करंट में बात करें तो लोअर पोटेंशियल से, इधर से मैंने बार बार पढ़ा रहा हूं पिछले में कि ये इलेक्ट्रॉन, डॉट लगाया इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू देयर, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो बेटा जो करंट का डायरेक्शन आएगा, जो I आएगा, वो I इधर से पास आउट होगा, और I का डायरेक्शन में ऐसे बना लो बेटा, इसमें ये ऐसे कह दिया मैंने सीधा ऐसे, या ये कहो कि पॉजिटिव एनर्जी का डायरेक्शन ये है, ये कह दिया, ये सॉरी दोनों को मिला के एक लिख दो ना, ये ब्लैक से लिखा है, ये क्या है, करंट थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर। में थोड़ा सा ऐसे भी समझाता, तो वो करंट का मतलब क्या है बेटा, करंट इक्वल टू पढ़ा था Q ओवर T, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट। तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज को भी क्या लिखा था, NE ओवर T, प्लस माइनस। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से पास आउट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बेसिक यूनिट, इसको कहते हैं टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज पर यूनिट को कहते हैं करंट। इज इट क्लियर? तो ओम्स ने क्या किया, ओम्स ने कहा कि इसमें से जितना भी करंट पास आउट हो रहा है, जितना भी करंट पास आउट हो रहा है, वो करंट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। और एनर्जी को क्या कहते हैं, ध्यान है, एनर्जी को ये कह सकते हो आप, वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट है, तो ये भी कह सकते हो कि ये वर्क डन की फॉर्म है। किसका वर्क डन, इलेक्ट्रॉन का। अरे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी जो मैंने ब्लैक से शो की है, ये लेके कौन जा रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी तभी ट्रांसफर होगी। तो पॉजिटिव एनर्जी के ट्रांजिशन का वर्क डन कह दो। और वर्क और पोटेंशियल एक ही चीज होती है, वर्क को पोटेंशियल की फॉर्म में भी कंसीडर किया जाता है। दैट्स वाई, इसलिए ये कहते हैं कि जो भी इसमें करंट है, जितना करंट पास होगा मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे मींस उतना ही ज्यादा एनर्जी पास होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी पास होगा मींस वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा, और वर्क डन ज्यादा होगा मींस पोटेंशियल ज्यादा होगा, मींस पोटेंशियल। तो ओम्स ने क्या कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मैं पहले लिख देता हूं, यानी कैसे लिखा जाएगा, ये एक्चुअल में ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना ये वर्ड नहीं बोलना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
करंट। अब ये मत कहना कि सर इसे डेल्टा आई क्यों नहीं लिखा, कोई चेंज नहीं हो रहा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर किया वो यहां आएगा, जो करंट यहां से जितना एंटर किया है वो इधर जाएगा। थ्रू आउट कंडक्टर करंट रिमेन सेम, करंट चेंज नहीं होगा, और करंट चेंज नहीं होगा इसलिए ये तो सेम रहेगा। इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो ये तक तो मेरा एडिशनल था पढ़ाने का आपको। अब मैं उसमें आता हूं जो आपने बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो बुक्स में हमारा यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल में तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने यहां शो कर दिया। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, लोअर जीरो होता है, हायर मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम माइनस जीरो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम जिसे वोल्टेज कहते हैं। सो दैट्स वाई, अब लिख देता हूं। तो क्या कहता है हमारे ओम शंकर, अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स पोटेंशियल डिफरेंस, वर्ड यही आएगा, किसी भी बुक में देख लेना, आपको लिखा हुआ तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर is directly proportional to current passes through conductor। that passes through conductor, but condition है एक, at physical state remains same। ये वर्ड याद जरूर रखना है। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो मीन्स मटेरियल चेंज नहीं हो, लेंथ चेंज नहीं हो, एरिया चेंज नहीं हो, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो, जो सबसे मूल चीज है। सेम मीन्स क्या क्या चीज है, एरिया है, लेंथ है बेटा, मटेरियल है, और सबसे काम का है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड नॉट बी चेंज। सो दीज फिजिकल रिमेन सेम। जब ये सारी फिजिकल स्टेट सेम रहेगी बेटा, तो ये सब तो देखो मैं यहां से अंडरलाइन करके बंटवारा कर दिया, इसको तो ऊपर छोड़ दो। ये तो समझने के लिए था कि एक्चुअल में जो लैंग्वेज हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये होता है। बट अब ये लैंग्वेज में आपको जो बुक्स में मिलेगा या जहां भी आप पढ़ेंगे, तो आपने क्या पढ़ा है, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये V कौन सा है, ये V मैक्सिमम, मतलब थ्रू आउट के अंदर V है, इसीलिए क्योंकि वोल्टमीटर तो पूरे में लगा होता है ना। चलिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी सिंबल बताऊंगा एक बार। V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इक्वल टू रिमूव द प्रोपोर्शनल फैक्टर बाय एनी कांस्टेंट, दिस इज R और R। सच R क्या कहेंगे इस R को बेटा, ये R आ गया, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज, जिसका नया नाम दिया, और नॉन एज रेजिस्टेंस। हो सकता है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ली हो, नहीं पढ़ ली होगी तो अभी बताइए। नॉन एज रेजिस्टेंस, वो जैसा यूनिट, सॉरी दैट इज R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू V ओवर I, V ओवर I। एक बात देखना मेरी, ये लिखा है देखो, यहां मैंने कहा कि I इक्वल टू Q ओवर T। Q क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज अपॉन T, यानी टोटल चार्ज अपॉन T। सपोज ये कहा कि ये आपके डबल हो गए, 2 इंटू टोटल जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जितना चार्ज है, डबल कर दिया उसी टाइम पीरियड में। तो जब ये डबल हुआ तो ये डबल हो गया, ये डबल हुआ तो करंट आई डैश कह दो, आई डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2i, यानी पहले का करंट डबल हो गया। बेटा करंट डबल होगा, करंट डबल होगा, करंट कब डबल होगा, चार्ज डबल हुआ, चार्ज डबल हुआ, चार्ज डबल का मतलब एनर्जी डबल हुआ, और एनर्जी डबल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा।
मींस इसके बीच का जो डिफरेंस है ये भी क्या होगा, डबल होगा। या ये कह दो कि जैसे ये 2b कह दिया, ये 2i कह दिया, और दोनों को अगर एक बार सॉल्व कर ले तो i 2 से 2 कैंसिल, ये फिर भी सेम रह गया। इसका मतलब इसको जो नाम दिया है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो इसलिए दिया हुआ है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एक ही मटेरियल के लिए इस कंडीशन में ये चेंज नहीं होगा। एट सेम फिजिकल स्टेट रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, वेरी नहीं करेगा। अगर वेरी करता है तो फिर इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा सा और, तो अब इसके वो प्रोसेस है हमारा कि जब फॉर्मूला निकल गया तो यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो क्या है देखो, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट। हाँ देखो ये क्या है, वी, वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहेंगे, सॉरी वो जैसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर और ओम, जैसे उसमें पढ़ा था ना न्यूटन्स में, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वो बिहाफ ऑफ द साइंटिस्ट ने मैंने, तो ये एक्चुअल फिजिक्स की जो वोल्ट पर एम्पियर ये है, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तो ये है, फिजिकल यूनिट तो ये है। इस वोल्ट पर एम्पियर को ओम अंकल के नाम से रख दिया, बहुत मेहनत की ना उन्होंने, तो ओम अंकल के नाम से इसको क्या कह दिया, ओम, जिसका सिंबल आप इस तरह से पढ़ते हैं। और इतना तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा पढ़ा है। मेरा ये सब जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वही सारा है। ये मेरे को बताना था कि ये डिफरेंस का क्या प्रोसेस होता है। इसमें इतना कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोगों को, टीचर्स को नहीं पता। ये कुछ बुक में तो आपको मिलेगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ऐसा भी मिल जाएगा। ये कहता है कि साहब जितना, देखो एक बार बता दूं आपको, अगर कोई ये कहता है कि यहां से सब देखो, यहां से पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं, ये है नहीं, बता रहा हूं, यहां से बोलो साहब यहां से जितना पोटेंशियल दोगे उतना ही तो करंट फ्लो होगा। मींस क्या कह देते हैं कि ये जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होना चाहिए साहब, उसके एक्चुअल इंटरनल प्रोसेस पर नहीं जाते, इसीलिए इसको कह देते हैं कि बोले इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, दोनों एक दूसरे के, और दोनों का रेशियो भी सेम है, दोनों का। अरे कैसे सेम हो जाएगा, अगर मान लीजिए B का वैल्यू कितना है 1 और I का वैल्यू कितना है सपोज 2, तो ये तो रेशियो आ गया, इससे तो आ गया 1/2, इससे कितना आएगा, इससे कितना आएगा 2/1, वो तो ये सेम कहां हो गया, ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5, और ये कितना हो गया 2। हाउ इट इज पॉसिबल, ये और ये सेम कहां हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, बुक्स में भी मिल जाता है, और कई बार टीचर भी पढ़ा जाते हैं इसको वोल्टेज मानते हुए। अरे ये तो एक्सटर्नल सोर्स है, बात कर रहे हैं इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की। क्लियर? वो मैंने कहा था ना, ये रियोस्टेट लगा है, इसका काम क्या है, ये वेरी कराएगा इसको, करंट को भी और वोल्टेज को भी। ये बैटरी तो मान लीजिए, बैटरी हमारा सपोज 6 वोल्ट का लगा है, बैटरी तो लगा है 6 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट ही रहेगा, ये इससे थोड़ी चेंज हो जाएगा, इससे कहां चेंज होगा, इसके बीच में कितना लगा है। तो ये काउंट करना है कि कंडक्टर में से कितना पास हो रहा है। क्लियर? तो चलिए ये आ गया, इट्स एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को कहा मैंने ओम, दैट इज, तो अपनी जो फिर डेफिनेशन को थोड़ा सा और ये हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, तो इसे तो इधर रखिए, इसका बंटवारा कर रखा है मैंने। तो ये देखिए दैट इज ओम, यानी कि ये आर का वैल्यू क्या आ गया 1 ओम इक्वल टू 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये इस तरह से आप 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए थोड़ा सा देखो, इसे हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, अब वीडियो को रिवर्स करके भी देख लेंगे। तो मैं यहां ग्राफ थोड़ा सा बात कर लूं कि अभी जो हमने V और I का रेशियो लिया है, जिससे कहा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ये रहा बेटा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, बड़े प्यार से बनाया x एक्सिस, y एक्सिस। क्या लिखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मींस I वेरी करेगा तो V वेरी करेगा, तो इधर तो ले लिया बेटा मैंने I और इधर ले लिया V, और दिस इज द ओरिजिन।
आपको ये भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, बहुत सारी बुक में मिलेगा। लेकिन जब इस प्रोसेस को समझ जाएंगे जो मैंने अभी रफ किया है, फिर कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी। ये क्या करा है, देखो मैंने इसको 2 किया, ये भी 2 हो गया। इसी को चाहो तो ये कर सकते हो कि R इक्वल टू 3V/3I, तो 3 से 3 कैंसिल। मतलब सेम प्रोपोर्शनल में अगर I बड़ा है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा बेटा, तभी ये ट्रुथ होगा, तभी ये R इक्वल टू V/I क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो तभी रहेगा, सेम तो तभी रहेगा। तो ये तो मैंने वैल्यू लिया, ठीक है। दूसरा इस पर बेटा ये आ गया, तीसरा इस पर लेते हैं तो ये आ गया, ठीक है। और ये देखो ये आ गया बेटा, ये लीजिए। तो इस तरह से ग्राफ चलेगा इसका, ऐसे ले लीजिए थोड़ा सा। अब ये जरूरी नहीं है, अगर दोनों सेम प्रोपोर्शनल में हैं, होते ही हैं वैसे तो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच का एंगल 45 आए, हो सकता है कोई कम ज्यादा हो, ध्यान रखना। ये आ गया क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। तो इधर I आ गया, इधर V आ गया। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा कहीं से ले लो, जैसे ये ग्राफ है, यहां ले लो, चाहिए यही ले लो, ये एंगल ले लिया सपोज कितना, थीटा, कितना, थीटा। तो देखो थीटा ले लिया मैंने, और इसको थोड़ा सा ऐसे मिला देता हूं, ये O है, इसको कह दिया मैंने P, और इसको कह दिया Q, कह दिया मैंने, ठीक है, कह दिया। तो ये थीटा निकालो, थीटा क्या आएगा, पर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी ऐसे लिख दो PQ ओवर OP, PQ ये वाला क्या है, V अपॉन O से P क्या है बेटा, ये क्या था, I, ये सब क्या था, वोल्टेज, तो V अपॉन I। इसको क्या कहेंगे, टेन थीटा को रेजिस्टेंस। तो यहां से थीटा से यानी टेन थीटा फाइंड करोगे तब ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो एंगल है फिजिक्स की, केमिस्ट्री में, सॉरी मैथ में तो टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दिया, लेकिन ये थीटा है, यही टेन थीटा आपका क्या है, रेजिस्टेंस को शो करेगा फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो R इक्वल टू V/I, और ये हमारा क्या आ गया, ग्राफ आ गया। आप एक स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, तो जो एक्सपेरिमेंटल सर्किट है, यानी जिससे हम रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं फिजिक्स लैब में, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल देखिए क्या है, बैटरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये मैंने सिंगल सोर्स बनाया, जैसे एक सेल ले लिया, पेंसिल सेल ले लिया, उससे भी काम चलता है। यहां मैंने 2 अलग अलग सेल ले लिए, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कितने सेल कंबाइन कर सकते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव से करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये इधर। यहां आ गया बेटा वोल्टमीटर, देखो जैसे ये वोल्टमीटर यहां लगा है, करंट किसमें से पास होना है, कंडक्टर से, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जान रहे हैं। ये जो पूरा बॉडी, ये मैंने ये लिख दिया रेजिस्टेंस, तो करंट इसमें से पास होना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये करंट I है, और ये टर्मिनल यहां दोनों किसके हैं, ये वोल्टमीटर के, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो हमारे पास में A और B ये दोनों टर्मिनल दे रखे हैं, एंड दे रखे हैं रेजिस्टर के, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां और यहां, वो ये वोल्टमीटर में आएगा। तो कुछ बुक में आपको ऐसे मिलेगा कि करंट ऐसे लगा दो, इसमें से भी, अरे इसमें करंट कहां जाएगी, करंट तो इसमें से जाएगी, ऐसे मिलेगा आपको ऐसे। अब करंट इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, ये तो जंक्शन बन गया, करंट डिवाइड हो गई ना, करंट तो इधर से जाएगी। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन कर रहा है कि यहां पोटेंशियल हाई, यहां पोटेंशियल लो, तो डिफरेंस है। इसका एक्सपेरिमेंटल ये है जो आपको अपनी एग्जाम के नोट्स में बनाना है, नोट्स में भी ये बनाना है, ये तो समझाने का तरीका था, ठीक है। अब चलिए, जो ये रेजिस्टेंस लिखा है, तो मैं एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस को डिफाइन कर दूं कि अब हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस आप समझ तो जाएं कि रेजिस्टेंस है क्या। हमने रेजिस्टेंस क्या तो दिया, R इक्वल टू V/I, ये
तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आपके लिए दोनों तरीके अच्छे हैं। बोर्ड में कर सकते हो, एक तो कर सकते हो बी और आई का रेशियो। देखो मेनली तो क्या है, मैं वो लिख दूं पहले, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब जो भी सब्सटेंस है, विच अपोज, रेजिस्ट और विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, the property of material which oppose the flow of charge through it called resistance। अगर आप उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग उसका मतलब समझा के अगर डेफिनेशन दोगे तब तो कहते हैं इसको, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बैरियर, अपोज। बैरियर अपोज का मतलब क्या है कि एनर्जी तो यहां से आ रही थी सपोज 100 जूल, लेकिन लोअर पोटेंशियल तक जाते जाते पहुंची 80 जूल। कितनी? 80 जूल। तो 20 जूल कौन खा गया? 20 जूल ये रेजिस्टेंस खा गया। समझ गए ना? ये इसका एग्जांपल है। चलिए, और नहीं याद रहे तो फिर ऐसे लिख दो आप, क्या? दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी क्या है, दिस इज, दिख रहा है, दिस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये क्या है? रेशियो है, वो रेशियो लिख दिया, दैट इज R इक्वल टू V ओवर I। तो ये है हमारे क्या, जो रेजिस्टेंस है जिसे मुझे डिफाइन करना था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर कंडीशन वही, एट द कांस्टेंट फिजिकल स्टेट रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल रिमेन सेम। सपोज एक बार एक्सपेरिमेंटली आपने इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, टेम्परेचर सेम, लेंथ सेम, एरिया सेम, देन रेजिस्टेंस रिमेन सेम। तो वेरी नहीं करेगा। वेरी कब कहता है? जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या आपने अलग अलग मटेरियल्स ले रखे हो, तब रेजिस्टेंस वेरी करेगा। इज इट क्लियर? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे स्टेप पे चलता हूं। छोटे छोटे स्टेप्स असेंबल करूंगा इसमें। अब थोड़े छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंबल हैं, मैं थोड़े से उन्हें इसमें एक बार डिफाइन कर देता हूं। देखो, चाहे आपको ये बना हुआ ऐसा बॉक्स मिले जो मैंने अभी डायग्राम में बना रखा था, ये, इसे भी और इसे भी, ये लीजिए, ठीक, इसे भी आर कहोगे, इट इज ऑल्सो आर। ये टर्मिनल्स 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 टर्मिनल क्या कहेंगे? फिक्स्ड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर आर, ठीक है। दूसरा, या तो ये बॉक्स और ये और ये लीजिए, ये एरो वेरी, तो इसे कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब जिसे वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जो वहां रियोस्टेट वर्ड लिखा था ना, वो करीब करीब इस डिवाइस का नाम है, वेरिएबल रजिस्टर कहो। और जो डिवाइस है वो क्या यूज होती है? डिवाइस क्या यूज होती है? यहां लिख रहा हूं, डिवाइस फॉर वेरिएबल रजिस्टर। क्या कहते हैं इसको? रियोस्टेट, RHEOSTATE। इसे बेटा रियोस्टेट कहते हैं। मैंने लिख दिया है, डिवाइस फॉर वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ बेटा,
देखो ये ओपन की या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप कहें स्विच ऑफ, ठीक, ओपन की, सॉरी, और इसी को थोड़ा सा क्लोज्ड की, क्या आ गया, यही सेम डॉट लगा लिया, टर्मिनल है, सब टर्मिनल है इसके। लैब में मिलेंगे आपको स्विच ऑन, ठीक, ये ध्यान रखना है, खूब काम आते हैं। चलिए अब इधर ऐसा कोई एक सिंबल मिलेगा जिस पर ए बना हुआ होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, टर्मिनल्स क्या कहेंगे बेटा, अमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही सिमिलर ये आपको वी लिखा हुआ मिलेगा, वोल्टमीटर, ठीक, और आगे चलिए गैल्वेनोमीटर, मौत काम आता है, गैल्वेनोमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा इधर ध्यान रखना, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये, ठीक, और ये लीजिए इसको, और यहां लिख दिया मैंने G फॉर गैल्वेनोमीटर, G फॉर गैल्वेनोमीटर, या तो सिंबल इस तरह से बना लो इसे ऐसे, और या फिर और ऐसे बना हुआ भी मिलेगा, ये ऐसे टर्मिनल और ये टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारी, अच्छा दूसरा एक और कहा गया बैटरी, इसे तो आप सेल कह सकते हो केवल, क्योंकि इसमें दो ही प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव, इसे तो कहोगे सेल, ठीक है, यहां जगह कम है इसीलिए, और इधर बना दिया मैंने यहां, अरे बोर्ड तो पूरा काम आ ही रहा है, ऐसे इसे कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक से ज्यादा, अरे मार्केट में जाते हो ना, एक सेल आता है जो घड़ी के लिए लाते हो, पेंसिल सेल, एक ही आता है ना, जैसे ही दो लगा देते हो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाता है, उसे बैटरी कहने लग जाते हैं। अच्छा आप बैटरी कौन सी जानते हो, बाइक में लगी है, ट्रक में लगी है, बस में लगी है, उसमें देखा ना कितने वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट, 24, 24 ऐसे होते हैं ना, तो 12 कहां से बन गए, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 ऐसे उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है सेल का, तब बनती है बैटरी, तो इसे कहा बैटरी, इज इट क्लियर। तो इसमें करीब करीब यही यूज होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा, हाँ तो ये देखिए, ये रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ये वेरिएबल पढ़ लिया, ये स्विच ऑन ऑफ के लिए पढ़ लिया जो आप जानते हैं, ए किसके लिए काम आता है, फॉर मेजरिंग करंट, फॉर करंट मेजरमेंट के लिए, वी फॉर वोल्ट मीटर, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे वोल्टेज कहते हो, और ये किसके लिए आएगा, फॉर डिफ्लेक्शन, याद रखो अभी, वैसे आप 12th क्लास में हो तो ध्यान रखना, ये अमीटर की तरह भी काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरह भी काम करेगा, और करके यहां लिख दूं, अमीटर भी आएगा और वोल्ट मीटर भी आएगा, अगले चैप्टर में आ जाएगा, 4th चैप्टर में। मैं एक बार वीडियो देख लूं, थोड़ा सा फुल है, यस। अब आ जाता हूं थोड़ा सा जिसका नाम तो है लिमिटेशंस, हालांकि पहले ही कह दिया उन्होंने तो कि फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो ये तो पहले भी कह दिया था, फिर भी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो एक काम कर लेते हैं, लिमिटेशन का इसमें मतलब है कि किसमें तो एप्लीकेबल होगा, किसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखो, मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, पहला कहता हूं दोज मटेरियल, सॉरी देखो, ओहो सॉरी फास्ट,
OHMIC, ओमिक सब्सटेंसेज या कंडक्टर। ओमिक सब्सटेंसेज, ओमिक किसको, जिसमें R इक्वल टू बी अपॉन आई और हमारा जो ग्राफ है ये फॉलो होगा, इधर भी इधर आई और ये ओरिजिन। तो क्या कहेंगे, दोज मटेरियल्स which follow Ohm's law, that is R equal to B over I equal to, ऐसा लिखा, कांस्टेंट या सेम रहे, कॉल्ड ओमिक। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस ओमिक में जो आपकी लैब में काम आता है, जो आपकी लैब में काम आता है, और देखिए उसका नाम है मैग्नीन, कुछ करके नाम होना चाहिए उसका। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको आपकी एनसीईआरटी वगैरह में जी, पता नहीं, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल मैग्नीन वायर। ठीक है, मैग्नीन का एक वायर होता है जो लैब में मिलेगा, कंडक्टिंग का काम करता है, यानी इसी का रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं लैब में। ठीक है, चलिए, अब इसमें भी कंडीशन है, इफ मान लो भले ही कंडक्टर है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसमें कंडीशन आती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो करते 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 लॉन्ग टाइम तक जब इसमें करंट फ्लो होता है तो अपने आप, मैंने कहा है ना उसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, अपोज है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि सपोज 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुआ, कहां से, बैटरी से। ठीक है, और रजिस्टर के दूसरे एंड तक कितना पहुंचा, 80 जूल। तो 20 जूल कौन खा गया, उसी को तो कहा था मैंने रेजिस्टेंस है। तो ये 20 जूल एनर्जी गई कहां, क्योंकि एनर्जी में तो पड़ा है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो फिर गई कहां एनर्जी, ये एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट होने लग जाती है। मेरी बात समझे क्या, मैंने अभी कहा था पिछले थोड़ा प्रीवियस समझाओगे तो, कि 100 जूल एनर्जी कहां से आ रही है, हमारे सोर्स से आ रही है। कंडक्टर से पास होते ही केवल एंड तक कितनी पहुंची, 80 जूल मान लिया। तो ये 20 कहां चलेगी, तो ये कहां गई, वो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस से 20 का लॉस कर दिया, ये लॉस किया, लेकिन वो रेजिस्टेंस हीट के टर्म में, यानी लॉस कहां गया, हीट के टर्म में। ध्यान रखना, कभी आपने घर में देखा होगा फैन चल रहा हो और फैन घंटे 2 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू चले तो उस पर हाथ लगा के देखना, गर्म हो जाता है। कोई भी मोटर चल रही हो गर्म हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्यों, कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं है जो रेजिस्टेंस लेस है। अरे रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, बट लॉस भी तो कहां जाएगा, तो लॉस को वो हीट में कन्वर्ट करता जाता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने कहा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो बेटा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल also increases, रेजिस्टेंस और इंक्रीज हो जाता है। हमारा फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर, समझना ध्यान से। अब ये तो वर्क डन सेम है, यहां अगर R का वैल्यू बढ़ जाए, समझना एक बार, मैंने कहा ये 100, ये करंट ले लिया 10, 20 ले लिया, चलो, और ये सपोज 5, समझना ध्यान से, समझना। अब ये रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया, बाय द वे सपोज 10, तो ये करंट कितना बचेगा, 10, क्योंकि ये तो 100 ही रहना है, ये तो 100 ही रहना है। समझ गए क्या, तो क्या होता है, मटेरियल टेम्परेचर इंक्रीजेज देन आर रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल आल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ जाएगा। जब आर बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट डिक्रीजेज। ध्यान रखना, ये बात बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है कि करंट डिक्रीज होने लग जाता है बेटा, करंट
डिक्रीज होने लग जाता है। तो कैसे ग्राफ बनेगा इसका, फिर यही बना देता हूं सामने। देखो ये, हाँ ऐसे लिया, इधर क्या था करंट, इधर क्या था वोल्टेज, ठीक है। ठीक है, अब वोल्टेज तो सेम रहना है, चलेगा 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 चलेगा। देखो अब हमने क्या किया इसमें से, हाँ ये V और I का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब तक टेम्परेचर सेम बना रहा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक भी नहीं होगा, 10 मिनट तो गर्म पड़ जाता है, हाँ रटेल करके देखेंगे जब लैब में। उसके बाद क्या होगा, ये V है इधर, ध्यान रखना है बेटा, ये V और ये I। उसके बाद क्या होगा, V तो बढ़ जाएगा तेजी से, मतलब V तो अपनी रेशियो में चलेगा, लेकिन करंट को जिस रेशियो में ऐसे बढ़ के चलना चाहिए था ऐसे, ये एरिया इधर नहीं चलेगा। मतलब यहां से ये तो ऐसे वेरी करेगा, V तो बढ़ेगा लेकिन करंट कम होना स्टार्ट कर देगा, करंट नहीं चलेगा। मतलब ग्राफ ऐसे चलना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन अब ये नहीं चल के क्या हो गया, क्या हो गया, ये नहीं आएगा अब ग्राफ। ओहो तुझे क्या हुआ भाई, सूख गया, ये नीचे, ये नहीं आएगा ग्राफ। तो यहां V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को नहीं फॉलो करेगा, इस पॉइंट के बाद नहीं करेगा। O कह दिया, इसको A कह दिया, तो O से A तक तो वेरीफाई होगा, फॉलो करेगा, उसके बाद ये भी नहीं करेगा, कौन सा, कंडक्टर भी नहीं करेगा, फिर कंडक्टर भी नहीं करेगा। इसे बंद कर दो, नहीं ये सूख जाएगा, ठीक है ठीक है, समझ रहे क्या, किसका इसका किस में उजड़ दिया, ओहो ये नीचे और ये नीचे। ये तो रहा कंडक्टर के लिए। फिर कुछ और हैं जिनमें कंडक्शन तो होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता, तो जिसमें आते हैं आप आगे पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूं, जिनका नाम है सेमीकंडक्टर्स। क्या सेमी, ये तो ओमिक हो गया, ठीक है। नॉन ओमिक मैं केवल आज ओम्स लॉ ही पढ़ाऊंगा इसमें। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, नॉन ओमिक कौन से हैं, विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, सिंपल लिख दो, दोज सब्सटेंसेस और मटेरियल्स, ठीक है, ये मटेरियल्स विच do not follow the Ohm's law, जो ओम्स काका की बात नहीं मानते, ओम्स लॉ कॉल्ड, यानी ये वाली जो फैक्टर है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो ही नहीं करते, नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए या ऐसे लिख दो ना, क्या लिखते थे, V इक्वल टू IR, दिया था कट, फॉलो ही नहीं करेंगे। चलो अब चलते हैं आराम से, या R इक्वल टू B अपॉन I नॉट कॉन्स्टेंट, कैसे भी लिख लो, कैसे, एग्जाम्पल ले लो, सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, ये किसमें होते हैं, ये ध्यान है आपके, एलईडी डायोड ये सब पढ़े हो तो, अरे सोलर पैनल पढ़ा है ना, घरों में यूज होते हैं, सोलर सेल वो आगे 11 चैप्टर में आएगा हालांकि, और डायोड आएगा 14 चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इतना तो सबको पता है, एलईडी सब जानते हैं, एलईडी डायोड होता है, ठीक है, तो वो सेमीकंडक्टर में आता है, उसमें करंट को इस कंडक्शन में नहीं फ्लो होता, ठीक है, उसमें करंट कम होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो उसमें कैसे बनाते हैं बेटा, उसका ग्राफ बना रहा हूं, हालांकि आपको ये बात समझ में आएगी जब आप चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, लेकिन यहां मुझे बताना है, इधर कह दिया V, ये डायोड दो तरीके से यूज होता है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। फॉरवर्ड और रिवर्स भी तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा यहां मैं केवल इस ग्राफ को प्लॉट करके हल्का सा बताऊं कि ये सीधा नहीं जाएगा, ये कैसे चलता है, थोड़ा सा पहले पोटेंशियल देते हैं, यानी पहले पोटेंशियल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे करंट ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। और करंट इसमें मिली एम्पियर में आता है,
किसमें? मिली में। अरे यहां तो करंट एम्पियर में चल रहा है, यहां करंट मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 1000 गुनी कम, 1/100,000 पार्ट। ठीक है, और ऐसे ही फिर उल्टा रिवर्स में घुमाते हैं। रिवर्स का मतलब होता है कि बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे चलता है ये। इधर करंट आता है माइक्रो एम्पियर में, रिवर्स में, मतलब रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6। तो इधर करंट आया फॉरवर्ड में, ये वोल्टेज आता है, वोल्टेज दे दिया मैंने 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ऐसे। इधर चलता है फिर 10, 20, 30, 40, 60, 80 एंड सो ऑन। तो इधर 10, 20, 30 में वोल्टेज चल रहा है, तब भी करंट किसमें मिला? 10 की पावर -6 में। तो इतना कम करंट कैसे आया? रेजिस्टेंस हैवी है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो देखो यहां तक तो करंट शुरू ही नहीं हुआ, फ्लो ही नहीं हुआ, यहां तक तो करंट आई क्या है? 0। तो इतनी देर तक का पोटेंशियल कौन खा गया? रेजिस्टेंस। तो इसलिए ये क्या है? क्या है? नॉन ओमिक में आता है बेटा, नॉन ओमिक में आता है। मतलब करंट तो फ्लो करते हैं माइनर में, कितनी? मिली में, कितनी? माइक्रो में। तो हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, ये टीवी, एलईडी, इन सब में लगे होते हैं छोटे छोटे ये डायोड वगैरह होते हैं। ठीक है, ये चीज है। एक ग्राफ और है छोटा सा, और वो है आपका गैलियम आर्सेनाइड के लिए। ठीक है, वो मैं बना लेता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट करो। दिस इज द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर द गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। ठीक है, एलॉयस में से आता है ये। तो इसमें क्या होता है? इधर मैंने वोल्टेज कह दिया, इधर कर दिया करंट। अब इनिशियली जैसे ही करंट और वोल्टेज स्टार्ट होते हैं, तो इनिशियल से भी ये पार्शियली वोल्टेज और करंट क्लोजेस्ट टू द लीनियर होता है, बट लीनियर नहीं होता। मतलब सीधा स्ट्रेट ग्राफ बना दूं ऐसे, ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बट ऐसा नहीं होता, यानी ये भी वेरिएट सकता है। इसके बाद फिर इस पॉइंट के बाद में ये पूरा कर्व इस तरह से चलता है। तो इस वाले पोर्शन को, इस पॉइंट को मैंने कहा बेटा A, इस पॉइंट को कहा मैंने B, और इस पॉइंट को कह दिया C। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं बेटा नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, और उसके बाद सैचुरेट तक मैक्सिमम करंट यहां तक पहुंच गया, ऐसे यहां तक। इसके बाद ये रिवर्स स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं बेटा नेगेटिव रीजन। ये लीजिए नेगेटिव रीजन। तो ये सीबीएसई में 2 बार पूछा हुआ है, शायद 15 और 12 में, 2012 में पूछा है एक तो, और आई थिंक 15 में पूछा है। ठीक है, 12 में तो ये पूछा है कि ऐसे ग्राफ बना दिया, ये एबीसी लिखे हैं, और पूछा है कि बीसी ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये 2012 का है, बीसी ग्राफ क्या शो कर रहा है? तो मैंने लिखा नेगेटिव रीजन, यहां लिखा नेगेटिव रीजन। ठीक है, और 15 में पूछा है कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। क्लियर? तो ये एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो मैंने क्या किया, ओमिक और नॉन ओमिक के 2-3 ग्राफ बना लिए। ठीक है, अब ओमिक में भी बोर्ड में क्वेश्चन और कैसे आता है? बोर्ड में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है सीबीएसई, सॉरी अभी देखो ओम्स लॉ स्टार्ट किया है, ओम्स लॉ स्टार्ट किया है। तो अब ओम्स लॉ स्टार्ट किया है, तो इसमें से अभी R = V पर I पर नहीं क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। जब रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर लेंगे, रेजिस्टिविटी कर लेंगे, तब क्वेश्चन बनेंगे। तो वो अगले लेक्चर में आएंगे, अगले वीडियो में। क्या पूछा? ये अलग अलग 2 मटेरियल ले रखे, इस पर कह दिया V सपोज, इस पर कह दिया I, कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना बोले सर आप तो इधर I ले रहे थे, इधर V ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां ग्राफ सही प्लॉट करना। अब इसने कहा एक कोई मटेरियल है जिसका नाम है A, उसका ग्राफ ये है, और दूसरा मटेरियल है जिसका नाम है बेटा B।
दोनों के ग्राफ प्लॉट हो रखे हैं। यहां मैं थोड़ा वैल्यू देता हूं, ये कितना है सपोज 1 वोल्ट, ये कितना है 2, ये कितना है 3, और रजिस्टर है तो फिर कांस्टेंट वाला ध्यान रखना पड़ेगा 1 2 3। समझ रहे ध्यान से। अब पूछता है कि बताइए रेजिस्टेंस आर ए इसका है, आर बी इसका है, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा। तो देख लेंगे, देखो इधर कैसे पता कर रहे हैं, देखो इधर मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं थोड़ा सा। देखो ये किया मैंने, क्या किया, इस पर ले लेता हूं 2 पर, इसकी भी 2 वैल्यू ले ले, सॉरी यहां लेना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राफ मैंने यहीं तक लिया, 2 तक तो ये जा ही नहीं रहा। देखो ये 2 और ये आया, वोल्टेज तो आया 1, करंट आया 2, तो आर ए इक्वल टू करंट कितना आ रहा है, देखो ओ से यहां तक 2, सॉरी आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी कितना आया, वी कितना है 1 अपॉन आई कितना आया 2, ये वी ये आई, तो ये तो कितना बन गया 0.5। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल भी ले लिया वैल्यू, आसानी रहेगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाते हैं तो देखो इसमें कहां तक मैच कर रहा है, करेगा कि नहीं। बढ़ा देता हूं इसी टाइम पीरियड पे, करंट यही ले लिया मैंने, करंट तो यही रखा, ये लो ऐसे मिल गया ये, और यहां से ये वोल्टेज आ गया, ये वोल्टेज आ गया, अप्रोक्सीमेट इसको इसके पास ही बना लेते हैं थोड़ा सा अपने हाथ में, इतना तो ये मेरे से टेढ़ा हो गया, इसीलिए बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल अब सही है, एकदम सही, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लीजिए। ठीक, तो यहां तक वोल्टेज कितना आया, अब आर बी निकाल रहा हूं, यहां तक वोल्टेज कितना 0 से 3, वही सेम V अपॉन आई, V कितना है 3 अपॉन ये कितना है 2, तो 3 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा, 3 अपॉन 2 1.5, ये तो 0.5 ओम आया, ये 1.5 ओम आ गया। ठीक, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या लिखोगे, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। ये बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से कई बार पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा, करंट इसमें 3 वोल्ट पर इतना ही आ रहा है, जबकि इसका करंट 1 वोल्ट पर इतना आ रहा है, तो इसका मतलब करंट ज्यादा है ना, ए का रेजिस्टेंस कम है उसमें। इसका करंट आई ए इज ग्रेटर देन, सॉरी इसे यहां लिख दो, यहां लिख देता हूं मैं, आई ए इज ग्रेटर देन आई बी एट द सेम पोटेंशियल। अगर कोई एक पोटेंशियल को हम फिक्स ले लें, कोई एक पोटेंशियल को फिक्स ले लें, तो आई ए ज्यादा है, आई बी कम है। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं ग्राफ के। अगले में आपको, अगले कंटेंट में, अगले टॉपिक में आपको वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, अब इसमें एक टॉपिक और बचा है जिसका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, और एक आएगा फिर वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स। तो उसके लिए छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और हैं, जिसका नाम है करंट डेंसिटी, क्या, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये टॉपिक होते ही फिर इसका कराऊंगा, क्या है वो, वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर ने इसमें नहीं कराया, इसमें केवल ओम्स को लिया है, बड़े आराम से अच्छी तरह से आप इसे देख लेंगे। इसके रेजिस्टिव फैक्टर्स बता दिए, कब वेरी करेगा, कब चेंज करेगा। ठीक है, अब आगे आएगा टर्म जिसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर ही चलेगा पूरा, वहां ओम्स की बात फिर धीरे से पीछे हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को ओवर करते हैं। आई होप दैट यू गॉट इट
अंडरस्टैंड? ठीक है, एंड इट इज माई एफर्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक इन द ब्रीफ एंड डेप्थ एक्सप्लेनेशन। मैं कोशिश करता हूं कि चाहे वो फनी वे में जाए, चाहे डेप्थ में कैसे जाए, लेकिन कंटेंट बच्चे के पास में ऐसा पहुंचे जो उसको पूरी तरह से आ जाए। टाइम कम होता है, ज्यादा होता है, कभी मेरे को ये नहीं दिखता कि टाइम कितना लगा, इसमें कैसे लगा। प्लीज बेटा, तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।